Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we will also take calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember, listeners, that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. For those of you who are calling us from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजारों पर एक नजर के साथ आपके फोन कॉल्स को भी कार्यक्रम में हम सीधे शामिल करेंगे। आप हमें हमारे फोन नंबर 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464 पर फोन करके आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रही हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Prime Minister Narendra Modi releases 19th installment of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme from Bhagalpur in Bihar. The PM inaugurates the Global Investors Summit 2025 in Madhya Pradesh, says textile, tourism and technology set to play crucial role in shaping India's developed future. And benchmark domestic indices fall in line with global equities. Sensex declines over 850 points. Nifty closes below 22,560. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी की। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2025 का किया उद्घाटन। कहा कि भारत के विकसित भविष्य के निर्माण में कपड़ा क्षेत्र, पर्यटन और तकनीक अहम भूमिका निभाएंगे। और प्रमुख घरेलू सूचकांक वैश्विक बाजारों के अनुरूप गिरे। सेंसेक्स 850 अंकों से अधिक के नुकसान में रहा। निफ्टी 22,560 के नीचे हुआ बंद। और हम अब स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के विशेषज्ञ फाइनेंशियल एक्सपर्ट अमन अग्रवाल जी का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सबसे पहले हम आज की जो प्रमुख खबर है वो सुनाते हैं और फिर उस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की हर रसोई में भारत का कम से कम एक व्यंजन अवश्य शामिल करना उनका सपना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देकर इस दिशा में लगातार काम कर रही है। श्री मोदी 9 करोड़ 80 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी करने के बाद भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वित्तीय सहायता के रूप में 22,700 करोड़ रुपए की राशि जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मखाना को बढ़ावा देना भी इसी दिशा में एक पहल है। उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड के गठन के बाद वैश्विक बाजार में मखाने का निर्यात बढ़ेगा और मखाना किसानों को उत्पादन, मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग में समर्थन प्राप्त होगा। श्री मोदी ने 10,000वें किसान उत्पादक संगठन के गठन की भी आज घोषणा की। और हमारे पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सो पहले उन्हीं के पास चलते हैं। अमित जी हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका अमित। अमित, आप हमें सुन पा रहे हैं? अमित जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, सो हम फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमन जी बताएं, ये जो सम्मान निधि योजना है, जो किसानों को, सीमांत किसानों को और जो छोटे किसान हैं उनको जिस तरह से ये समर्थन मिल रहा है, ये कितना एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है? मेरे विचार में बहुत जरूरी है कि किसान जो भारत का अन्नदाता है, सिर्फ अन्नदाता नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं
हुए हैं। करीबन 60 से 65% जनता हिंदुस्तान की अभी भी खेती कर रही है, और साथ ही साथ हम देखें तो खेती से जुड़े खेती उद्योग जो है करीबन 70 से 75% के बीच में है। मिला के चलें तो इतना प्रतिशत जनता कृषि और कृषि उद्योग में लगी हुई है। तो उनको सम्मान देना, और स्पेशली जो छोटे किसान हैं उनको सम्मान देना मेरे विचार में बहुत जरूरी है। इस निधि से उनको सहायता मिलती है, एक थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम मिलता है, एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान में कभी डेवलप नहीं हुआ, कम से कम कृषि वर्ग के लिए शुरुआत की इस सरकार ने, और वो लगातार उनको दे रही है। मेरे विचार से बहुत जरूरी है। और भी चीजें ये सरकार कर रही है जहाँ पे कृषि किसानों का जो है एक अलग अनकान कर रही है, जिसमें इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ताकि ये योजनाएं जो और किसानों की लाई जा रही हैं वो उन्हीं को लाभ पहुंचे जिनके लिए लाभ जरूरी है। बड़े बड़े किसान जो है उनको लाभ को ना ले जाएं। अगर हम किसी किसान क्रेडिट कार्ड को देखें तो उसकी भी जो इस बार वृद्धि है, बजट में जो है अमाउंट है उसको बढ़ा दिया गया है। साथ ही जो है उसका जो रेंज है सिर्फ बेसिक खेती से छोड़ के बहुत सारी चीजों में अब लागू कर दिया गया है, जिससे भी एक बहुत आराम मिलता है किसान को खेती करने के लिए, बीज के लिए, पैदावार के लिए और चीजों के लिए। और अभी रिसेंटली ये भी बात की गई है कि जैसे हमने कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, मार्केटिंग करना नहीं आता है, तो किसी तरीके से मंडियों को उनको तक पहुंचाया जाए, इसके लिए भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कोशिश की है, प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि उन तक पहुंचाया जाए ताकि किसान की जो आय है वो बढ़ सके। जी बिल्कुल। And let's now take the caller who let's continue with this discussion. Mr. Agrawal, I want to ask you one more thing. The Prime Minister also spoke about the fact that his dream is to ensure the presence of at least one cuisine from India in every kitchen in the world. So when we talk about this, this vision, and lately we've seen a boost in agri products from India. We've seen many Indian products, fruits and vegetables, which are making it for the first time to international markets. So when you look at these two things, how important is, increasing our export basket, agri-export baskets, so that it opens up new avenues for our farmers also, and introduces the Indian fruits, traditional Indian fruits and vegetables and agri-products to the world at large? No, I agree with you. You see, it's a very important statement which is made, and it is not that it is not achievable. It is achievable. Today, there is hardly any company across the globe which does not have Indians presence, both as Indian origination plus as Indians descendant who have moved in and are producing goods and services for those respective countries and companies. Many of them have even served as prime ministers or cabinet ministers or ministers in different countries. So I don't think it will be something which is going to be very difficult, because Indian food is finding its way and has already found its way. I remember when I used to travel about 30, 40 years back, could find Indian restaurants in almost all corners of the world. So it's not such a difficulty. But the more important component here is actually motivating the farmers again for food production, because that means you're trying to produce and become the granary for the world at large, whether it is a question of millets, whether it's a question of makhanas, whether it's a question of other products like pulses and dals and others. And I think we should have the capability to export it and take it to the rest of the world as the main granary for the world at large. So I think that will not only earn a better income source for the farmers, but also give more credibility to the Indian produce and respect for the structure which we have in this country. और इस बीच जितेंद्र दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। मार्केट मंत्री की समक्ष टीम और विशेषज्ञ को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा प्रश्न है कि 23 जुलाई 2024 के बाद जो भी शेयर हम LTCG के रूप में बेचेंगे, उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो 12.5% होगा या 10% होगा? क्योंकि कईयों से मेरी बातें हुई है, कई कहते हैं 10% लगेगा, कई कहते हैं 12.5% लगेगा। अब इसमें 2.5% ना समझे, इसमें जो डिफरेंस है वो 25%, यानी वो लाखों में जा सकता है। तो कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। देखिए जी, जो टैक्स LTCM के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो जो फाइनेंशियल ईयर आप जिसमें बेच रहे हैं उसका टैक्स ब्रैकेट लगेगा, ना कि पिछले साल का। तो इसलिए जो भी रेट जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए होंगे, जब आप जुलाई से कह रहे हैं तो एक साल का निर्देश होना चाहिए, तो उसके लिए जो साल पूरा लगेगा वो टैक्स जो 24-25 के लिए रेट निर्धारित किए गए हैं वो लगेंगे। इसलिए पिछले साल में क्या रहा क्या नहीं रहा
तो जब आप बेच रहे हैं, जब आपको मुनाफा हो रहा है, तो उस पीरियड में और उस पोर्शन के ऊपर ही लगता है ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको माना जाता है, मतलब जितना आपने आय किया उसके ऊपर इंडेक्सिंग करके जो बैठता है उसी के ऊपर बनाया जाता है, पूरे पैसे के ऊपर ये कभी नहीं लगता है। And the next call is coming in from Hyderabad. Mr. K.K. Sinha has joined us now. Mr. Sinha, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हेलो। Hello. Yes, please. जी, Mr. Sinha, अपना सवाल पूछिए। ओके, किसी मैं बात पूछ सकता हूँ मैडम? हाँ जी, पूछिए। पूछिए जनाब, प्लीज। जी नमस्कार। नमस्कार टीम को नमस्कार। जी नमस्कार। अग्रवाल साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। सर, ये जो आपसे जानना था कि जो अब डीमेट खोलते समय हम लोग एक नॉमिनी का नाम डालते हैं। हाँ जी सर। तो उस नॉमिनी का लीगल वैल्यू क्या होता है? हाँ जी सर। और इन केस अगर जो मेन एप्लीकेंट है वो नहीं रहता है इस दुनिया में, हाँ जी सर, तो उसका लीगल वैल्यू क्या बनता है नॉमिनी? बिल्कुल। देखिए, नॉमिनी जो है हम सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं, एफडीज में है, एसेट्स के अंदर है, सबके अंदर हम नॉमिनी बना सकते हैं। जो नॉमिनी का जो धूर्त बैठता है, नॉमिनी इज अ कस्टोडियन। कस्टोडियन का मतलब है कि आपके एसेट को वो संभाल के रखने व्यक्ति है। तो मतलब ये है कि वो जब तक कोई और उसका दावेदार नहीं आता है तब तक वो उसका ध्यान रखेगा। अगर कोई उसका कल दावेदार आता है तो वो उस पर क्लेम कर सकता है और उसको वो पैसा जिस भी प्रोपोर्शन में देना है देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि नॉमिनी से उसको पैसा तो मिल जाता है, चीजें मिल जाती है, चाहे आप लॉकर में बनाए, चाहे आप अकाउंट में बनाए, चाहे एफडी में बनाए, चाहे किसी और एसेट के अंदर बनाए, तो उसको वो चीज उस समय तो मिल जाएगी। बट कल को अगर दावेदार कोई पैदा होता है कि ये इसमें मेरा भी हिस्सा है, तो आपको उसको देना पड़ेगा, बिकॉज नॉमिनी सिर्फ एक कस्टोडियन है, कोई लीगल उसका स्टेटस नहीं है कि वो चीज उसकी हो गई। तो जैसे बैंक आपका पैसा होल्ड करके रख रहा है, ऐसे ही इन गुड फेथ वो पैसा आपके लिए होल्ड करके रख रहा है कि आप बिलीव करते हैं कि जिसका भी राइटफुल ओनरशिप है उस पैसे की या चीज के ऊपर, वो कल आके अगर क्लेम करता है तो नॉमिनी मेरा उसको देगा। जी, and now let's take the call from Mr. Mohan, who's calling us from Gwalior. Mr. Mohan, welcome to Market Mantra. Please ask a question. मार्केट मंत्रा टीम को तथा अग्रवाल साहब को नमस्कार। नमस्कार सर। अग्रवाल साहब से प्रश्न है कि अगर मुझे एसेट एलोकेशन करना है इक्विटी टू डेप्थ, तो कितने परसेंटेज आइडियल रहना चाहिए और उसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए, थोड़ा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। बिल्कुल जनाब। देखिए, जो प्रोपोर्शन होता है कि आप इक्विटी या डेट और भी तरीके और भी चीजें होती हैं, एसेट्स होते हैं, जैसे रियल एस्टेट है, गोल्ड है, जैसे बुलियन मार्केट में भी किया जाता है, आप ज्वेलरी भी खरीदते हैं, और भी ऐसे एसेट्स होते हैं, लिक्विड एंड इलिक्विड एसेट्स, जैसे डेट के अंदर बॉन्ड्स होते हैं, सरकारी बॉन्ड्स होते हैं। अब ये देखना जरूरी है कि आपकी पहली बात जो पैसे की जरूरत है वो कितनी है, कितनी लिक्विडिटी की जरूरत है आपको। अगर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है तो आप फिर अपना पैसा उसी हिसाब से इक्विटी या डेट में, डेट थोड़ा रिजिड होता है क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, थोड़ी कम ट्रेडिंग होती है। इक्विटी थोड़ा ज्यादा लिक्विड होता है बिकॉज वो ट्रेडिंग हर रोज हो रही होती है उसके अंदर। इसी तरीके से गोल्ड जो है वो कहीं पे भी आप लिक्विडेट कर सकते हैं। रियल एस्टेट आप कहीं जाके इमीडिएटली 1 या 2 दिन में नहीं निकाल सकते उसमें से पैसा। इसलिए ये आपको देखना है पहली चीज कि कितना जरूरत है पैसे की कितनी देर में। दूसरी चीज ये देखनी जरूरी है उसके अंदर कि आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, मतलब आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं। अगर आप मार्केट रिस्क लेने को ज्यादा तैयार हैं तो इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर करें। अगर आप रिस्क लेने को इतना ज्यादा तैयार नहीं है तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या जो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे आपने जो बॉन्ड्स हैं, सरकारी बॉन्ड्स हैं, इवन जैसे आरबीआई के बॉन्ड्स आते हैं, उनमें आपको कंसिस्टेंटली एक रिटर्न मिलता रहेगा, सेफ रहेगा और उसमें आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। प्रिंसिपल भी सेफ है, इंटरेस्ट भी सेफ है। तो इसलिए आप जो है ये देखना जरूरी है कि किस तरीके से आपका रिस्क एपिटाइट है और उसी हिसाब से आप इक्विटी, डेट और जो अलग अलग एसेट्स हैं, क्लासेस हैं, उनमें निवेश कर सकते हैं, उनमें डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना करें इतना करें। रिटर्न आपका उसी हिसाब से होगा जितना आप रिस्क लेने की एपिटाइट रखते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने की एपिटाइट रखते हैं तो रिटर्न भी आपका ज्यादा हो सकता है। और कितने समय के लिए कर रहे हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल मैम, वो टाइम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इसलिए होती है कि आपकी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है। जब आपको ज्यादा जरूरत नहीं है तो आप रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी काफी अच्छे लोगों को रिटर्न मिले हैं, वो लंबे समय तक खिंच जाता है।
अगर आपके रिक्वायरमेंट नहीं है, या डेट बॉन्ड्स होते हैं जो लंबे समय मेच्योरिटी, जैसे आरबीआई बॉन्ड्स हैं, उनमें 8 साल का मेच्योरिटी होता है, तो इसलिए 8 साल के बाद पैसा मिलेगा, तो आप उसमें कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग बच्चों के लिए निवेश करते हैं, ऐसी सरकार की कुछ और निधियां भी हैं जिससे लड़कियों के लिए है, और काफी सारी हैं, उनमें वो निवेश कर सकते हैं। कोलकाता से अतानु साहा हमारे रेगुलर कॉलर हैं हमारे साथ। बताएं क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी सर। माय क्वेश्चन इज सर, on an interview, one of our important banker who informed that young entrepreneur are engaged with stock trading and mutual fund trading rather than their official work of business work, sir, business job. Sir, what is your opinion about that particular issue, sir? One point, sir. Another one question is there. जी हाँ जी, ऐसा है. The thing is that, sir, you're right. It has been found that some of the young entrepreneurs who get funds either in terms of, the equity they have raised, or in terms of the capital they have raised from, big funders, they are not actually plowing that into the company, but actually utilizing it to trade on the markets as well. Technically, this is wrong, because when you have taken a fund, you are required to invest that fund in the required asset which you have taken it for, whether it is a business or it is a long-term purpose, or it's a working capital requirement. So technically it is wrong, but it has been found that not only entrepreneurs, large number of companies also do this kind of an activity. Now, this is technically not right, and it is very risky, because that can lead to the debacle of the company and the closure of the firm also. और शेयर होल्डर्स के लिए भी advisable. अनफेयर, शेयर होल्डर्स के लिए और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए भी अनफेयर है ये? नहीं, कंपनी के देखिए जी, जो स्टार्टअप्स होते हैं उनमें कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं होते, पर इन्वेस्टर्स होते हैं। बिकॉज जो स्टार्टअप्स होते हैं वो ज्यादातर छोटे होते हैं, उनमें शेयर होल्डिंग पैटर्न कोई ज्यादा ब्रॉड नहीं होता है। जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हों या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हों, उनमें जब ऐसा किया जाता है तो फिर देन इट बिकम्स नॉट राइट एंड एथिकली इट इज रॉन्ग, एज आई सेड. सो इन दैट केस इट बिकम्स रॉन्ग फॉर डूइंग सो, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मूव बाय एनीबडी. The next caller is Dinesh, who's calling us from Uttarakhand. Dinesh, welcome to Market Mantra. Please अपना सवाल पूछें. दिनेश जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें प्लीज. जी, सवाल पूछें. शायद कनेक्शन क्लियर नहीं है. Yes, it looks like we do not have a clear connect with the caller. Let's take on the next news. Prime Minister Narendra Modi today said that this is the first time in the history of the country that the whole world is looking towards India with hope and optimism. Launching the Global Investors Summit in Bhopal, the Prime Minister said that common people, economists, institutions and many countries have expectations from India. Mr. Modi said that just a few days ago, the World Bank had said that India will remain the fastest growing economy of the world in the coming years. The Prime Minister said that three sectors, textile, tourism and technology, are set to play a crucial role in shaping India's developed future by creating crores of new jobs. He said that the government is not only promoting traditional skills in these three sectors, but is also working on new areas like agro-textile, geo and medical textile. Mr. Modi said this is the best time to invest in Madhya Pradesh because this state is among the top states of the country in terms of mineral resources as well as infrastructure. And now let's take a call coming in from Hyderabad. Mr. Saurav is calling us from there. This call also seems to have got disconnected. Amanji, we were just, talking about this particular story. That is, the Prime Minister today, he was in Bhopal. He spoke at the Global Investors Summit in Bhopal, where he particularly mentioned these three sectors, textile, tourism and technology. And he said they are very crucial for creating crores of jobs and for India becoming a developed country. What do you have to say for that? I think he's rightly said it, and the way we have seen Mahakumbh activity happen clearly indicates how important religious tourism is, and not only within the country, but we have people from across the globe coming, irrespective of the kind of price which is going in terms of transportation. So given that, it is very high and structured. Apart from this, so
this kind of tourism has gone up, and that's where they're trying to push. As far as textiles, the three sectors which he has mentioned, the textiles and technology. Textiles plays a critical role from the very inception of this country as a country in 1947. Textiles has grown after that, but still we are not one of the largest producers. Yes. At one stage we had gone to that level, but some of the South Asian countries when they were called the Asian Tigers in the 90s had taken it over. I think we are now again in a position to do that with the help of technology in specific, because we have fairly doing much better in technology, although we have not been talking about AI and all, but in the recent summit also there were huge debates about the way India is performing in AI and the way digital rupee has been launched, and now not with any other support but with Indian acoustics. So given that, I think these three components will be very important both for employment as well as in terms of revenue gain for the government and the people at large. और महाराष्ट्र से शशिकांत है हमारे अगले कॉलर, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें। जी नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत शुकुरकर है। मेरा अभी जो डीमेट अकाउंट पे चर्चा चल रही थी, तो उसमें जो नॉमिनेशन वाला पार्ट है, तो जो डीमेट अकाउंट एक बार खोलते हैं और हम लोग नॉमिनेशन करते हैं, तो उसके बाद में जो हम फंड्स वगैरह म्यूचुअल फंड्स हैं या जो भी ट्रेडिंग करेंगे, तो उसका नॉमिनेशन क्या ऑटोमेटिक एप्लीकेबल होएगा उन सारी ट्रेड्स में, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे अदर स्टॉक? देखिए जी, इसमें ऐसा है कि कोई भी अकाउंट हो, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे म्यूचुअल फंड अकाउंट हो, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे कोई और आप टाइप का अकाउंट खोलते हैं कहीं पे भी, नॉमिनेशन तभी एक्टिवेट होता है पहली बार जब आपकी मृत्यु हो जाती है। जो भी अकाउंट होल्डर है, लेट अस से आप और आपकी धर्मपत्नी अकाउंट होल्डर हैं, तो जब आप दोनों की मृत्यु हो जाएगी तभी नॉमिनेशन एक्टिवेट होगा। अगर सपोज 3 लोग हैं उस अकाउंट में, तो 3 लोगों के बाद होगा, एक ही जना है तो एक जने के बाद। और जैसे मैंने पहले कहा था, नॉमिनी जो होता है सिर्फ कस्टोडियन का मतलब है उसको संभाल के रखने वाला होता है। जैसे कस्टडी एक बच्चे की मिलती है, कभी माँ बाप की डेथ हो जाती है तो उसको ध्यान रखना है, बड़ा करना है, ऐसे कस्टोडियन होता है। अगर कोई उसके ऊपर और क्लेमेंट नहीं होता, लेट अस से कि आपका एक ही बच्चा है, तो अगर वही है सिर्फ, तो और कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तो आपको फिर उस बच्चे को वो राइटफुल ओनर हमेशा के लिए बन जाता है। अमन जी, मेरे ख्याल से यहाँ एक जो चीजें पूछने की कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जब डीमैट में हमने एक बार नॉमिनेशन कर लिया, क्योंकि डीमैट के अंदर हमारे म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टमेंट्स सब आते हैं, एक वहां पर कलेक्ट होते हैं, पर क्या उसके बाद हमें जो हमारे सेपरेटली जो हमारे म्यूचुअल फंड्स शेयर्स हैं, हमें क्या वहां पर भी एक अलग से नॉमिनेशन करवाना पड़ेगा? देखिए जी, जो म्यूचुअल फंड आपने डीमैट अकाउंट में अगर किया है, तो वो सिर्फ जो शेयर उसमें ट्रेड हो रहे हैं उनकी प्रोसीड्स के लिए है वो। अगर आपको नॉमिनेशन इंडिविजुअल इक्विटी शेयर्स हैं या बॉन्ड्स हैं उनमें कराना है, तो उनमें आपको अपना नॉमिनेशन रजिस्टर कराना पड़ेगा ताकि वो ट्रांसफर हो सके। जो शेयर जो प्रोसीड्स होती हैं सिर्फ उनका नॉमिनी को बेनिफिट मिल सकता है, उनका नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली बाकियों में रजिस्टर नहीं होता है। और सौरभ अब उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, सवाल पूछिए। सौरभ जी, नमस्कार जी। मार्केट मंत्रा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। I wanted expert advice. In present scenario, what about taking home loan, say about 75 lakhs, and not use the same amount from a portfolio, which generally nowadays are running in a little loss? Thank you. You see, in any scenario, forget today or yesterday, in any scenario, please look at the income levels you have. If you have sufficient funds to take care of, plus you have additional buffer for any increase which may happen, then you are at a comfortable and a safe zone to take any kind of a loan, whether it is a home loan or a car loan, and the duration which is there. Also, if you are not so certain and you want to be a little risk averse, then it is always advisable to take the loan for a longer period duration. That helps you reduce the the EMIs or the amount which is to be paid, and in case something happens tomorrow because of a job loss or because of the interest rates going up, you are in a better position to take care. Certainly you end up paying more, but you see you are utilizing a money which is not owned by you, and actually you are only paying for that particular component. So that always helps. Fortunately, many banks also, but you need to check it when you are actually entering into this contract for this loan, have a provision of reducing the periodicity and even paying in advance. So many banks
nowadays allow you to pay in advance without any penalty. So if that is there, so you can keep a longer period and then you can automatically pay in advance and keep the same EMI. That will reduce the period as well. So it is always advisable to keep as long as possible. गाजियाबाद से गौरव है हमारे अगले कॉलर. आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए. नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम. सर मेरा सवाल है, ये इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ने से हमारा मार्केट नीचे गया है या वो रफ्तार तो अपनी जगह है, ये ज्यादातर से निकलने से गया है? तो क्या आप इसमें क्या मुख्य कारण देखते हैं? देखिए जी, सबसे मुख्य कारण आपने जो दूसरा कहा है कि जो FIIs जो अभी भी बहुत चर्चा में है कि उनके जो पैसा उन्होंने निकाला है बाहर लेके गए हैं. दूसरा एक जो अनसर्टेनिटी सी बनी हुई है बिकॉज विश्व के अंदर बहुत धीमी आई हुई है, बहुत मंदी आई हुई है, बड़ा ज़्यादा इन्फ्लेशन है, अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से ज़्यादा है. हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक है और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है. विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था पे है पिछले 4 साल. उन्होंने शेयर बाजार की बात की तो बता दें, प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज वैश्विक बाजारों में गिरावट के अनुरूप 1% से अधिक के नुकसान में रहे. बॉम्बे शेयर बाजार में 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 857 अंक लुढ़क कर 74,454 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 242 अंकों की गिरावट से 22,553 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार की बात करें तो मिड कैप सूचकांक 0.7% से अधिक की गिरावट में और स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% से अधिक की गिरावट में रहा. The benchmark domestic equity indices fell over 1% today, in line with decline in global equities. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, declined 857 points to close at 74,454. The National Stock Exchange Nifty 50 lost 242 points to settle at 22,553. The broader market indices at the BSE also ended in negative territory. The mid-cap index slipped over 0.7% and the small-cap index dropped over 1.3%. In the Sensex index, 23 out of 30 companies logged losses. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया बिना किसी बदलाव के 86 रुपए 70 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बना रहा. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 106.61 पर था. और चलें एशिया की ओर तो यहां प्रमुखता गिरावट का रुख था. हांगकांग का हैंगसेंग 0.5% से अधिक, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.3% से अधिक और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.18% की गिरावट में रहे. और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. जापान का बाजार आज बंद था. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो रुख मिला जुला था. दिन के कारोबार में जर्मनी का डैक्स लगभग 0.8% की बढ़त पर और लंदन के फुटसी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन फ्रांस के कैक में 1% से अधिक की गिरावट थी. Let's look at the commodities now. Oil prices rose today as traders awaited clarity on talks between Russia and the United States for ending the war in Ukraine. Brent crude was trading up by 0.2% at $74.59 per barrel, and WTI crude added over 0.2% to trade at around $70.55 per barrel when reports last came in. उधर सराफा बाजार में सोना बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था और अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.37% बढ़कर 86,560 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं चांदी 0.29% गिरकर 96,350 रुपए प्रति किलो पर थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल का वायदा मूल्य सोने का 0.37% बढ़कर 86,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं मार्च में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.32% गिरकर 95,893 रुपए प्रति किलो पर था. आपकी ब्रीफ सी टिप्पणी, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, आपको लगता है कि जो सारी फोर्सेस हैं मिली जुली उनके इफेक्ट में, इम्पैक्ट में नीचे बने रहेंगे? मेरे विचार में नीचे बने रहेंगे और आगे जाके होंगे भी, बिकॉज अमेरिका जो अपना अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करके इन्फ्लेशन कम करना चाहता है और ट्रंप ने कहा भी है कि जो है हम ऑयल को रखेंगे, तो ऑयल मेरे विचार में वो डंप करेगा. जब वो डंप होगा तो हो सकता है ये 65 और 70 के बीच में आ जाए. अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए और प्रश्नों का जवाब देने के लिए. नमस्कार. Before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Modi releases 19th installment of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme from Bhagalpur in Bihar. The Prime Minister inaugurates Global Investor Summit 2025 in Madhya Pradesh, says textile, tourism and technology set to play crucial role in shaping India's developed future, and benchmark domestic indices fall in line with global equities. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Till then, namaskar. Market Mantra.